नहीं, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इतिहास में हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग 5वां क्लास में पहुंच गए हैं। यानी कि इसके पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर में ना 4 क्लास ले चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर का 5वां क्लास होगा। पिछले 4 क्लास में ना हम आप लोगों को हिंद चीन के बारे में ही पढ़ाए हैं। पिछले 4 क्लास में सिर्फ और सिर्फ हिंद चीन के बारे में पढ़ाए हैं, जिसमें हम आप लोगों को यही पढ़ाए कि किस तरीके से फ्रांस एक तो सबसे पहले हिंद चीन पे कब्जा कर लिया। दूसरी बात, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि फ्रांस बार बार प्रयास किया कि हम दोबारा हिंद चीन पर कब्जा कर लें, लेकिन किसी तरीके से 1945 ईस्वी में हिंद चीन आजाद हो जाता है। बताए थे ना बाबू, हिंद चीन आजाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद ही, जब हिंद चीन आजाद हुआ, उसके बाद ही प्यारे बच्चों ये वियतनाम जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जहां उत्तरी वियतनाम का शासक चुना गया हो ची मिन्ह को, वही दक्षिणी वियतनाम का शासक चुना गया बाओ दाई को। तो ये सब तो हम आप लोगों को बता दिए थे और फाइनली हम आपको ये भी बता दिए थे कि आराम से अब दोनों देश बट गया, यानी वियतनाम जो है वो 2 देश में बट गया। अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम बन गया। दक्षिण वियतनाम का शासक बाओ दाई, जिसको कि अमेरिका उकसा रहा था, जिसको कि अमेरिका भड़का रहा था उत्तरी वियतनाम से लड़ने के लिए, ठीक है ना। ये सब प्यारे बच्चों हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे लाओस में गृह युद्ध। आज हम लोग लाओस में गृह युद्ध देखेंगे कि आखिर लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, जब जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में, तो उस समय लाओस भी आजाद हो गया था, ठीक है ना। एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा कि लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ। आज हम लोगों का जो टॉपिक है ना बाबू, यह टॉपिक का ही नाम है लाओस में गृह युद्ध। वियतनाम के बारे में तो पूरा पढ़ा दिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लाओस के बारे में। लाओस में गृह युद्ध, आखिर लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ, जरा ये समझिए। सबसे पहले आपको हम एकदम शुरुआत से ले चलते हैं बाबू। 1954 ईस्वी कौन सा समझौता हुआ था, बताइए। 1954 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ? तो 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ, ठीक है ना। जेनेवा समझौता हुआ 1954 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसका नाम पड़ा जेनेवा समझौता। और जेनेवा समझौता के तहत प्यारे बच्चों लाओस स्वतंत्र हो गया, ठीक है ना। जेनेवा समझौता के तहत लाओस स्वतंत्र हो गया। जेनेवा समझौता के तहत लाओस क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। 1954 ईस्वी में जब जेनेवा समझौता हुआ तो लाओस जो है वो स्वतंत्र हो गया और लाओस में भी संसदीय व्यवस्था कायम हो गई। लाओस की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से 3 सौतेले भाई थे, उनके अगल बगल में घूमते रहा, ठीक है ना। लाओस की राजनीति 3 सौतेले भाई के अगल बगल घूमते रहा। कहिएगा कैसे सर, बताते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों, हम ये भी लिखेंगे कि लाओस की राजनीति, एक तो पहला चीज ये याद रखिएगा, दूसरा ये याद रखिएगा कि लाओस की राजनीति 3 सौतेले भाई के इर्द गिर्द घूमती रही, ठीक है ना। लाओस की राजनीति जो है प्यारे बच्चों, एक मिनट, लाओस की राजनीति जो है वह 3 सौतेले भाई के इर्द गिर्द घूमते रहा। कौन था यह तीनों सौतेला भाई? लाओस जब आजाद हुआ ना तो सौतेला भाई था जिसका नाम था सुवर्ण फूमा। पहला जो सौतेला भाई था जिसका नाम था सुवर्ण फूमा, ध्यान रखिएगा। पहला जो सौतेला भाई था जिसका नाम था सुवर्ण फूमा। दूसरा भाई जिसका नाम था सुवर्ण बोंग। क्या नाम था बाबू? सुवर्ण बोंग। क्या नाम था? सुवर्ण बोंग। और जो अगला भाई था
जो तीसरा भाई था उसका नाम था भूमि नौसवान। क्या नाम था बाबू? भूमि नौसवान। भूमि नौसवान। तो लाओस की जो पूरी राजनीति है यही तीनों के बीच घूमते रहा। कहिए सर कैसे? यही कभी शासक बन जाए तो फिर कभी शासक बन जाए, कभी दोनों शासक बन जाए तो ये विद्रोह कर दे तो फिर ये दोनों हट जाए, कभी शासक बन जाए। तो लाओस की ये जो राजनीति है ना, लाओस की जो राजनीति है यही तीनों के इर्द गिर्द घूमता रह गया। अब जरा अच्छे तरीके से समझिएगा कि किस तरीके से ये तीनों के इर्द गिर्द में घूमते रहा। 1954 ईस्वी में तो जेनेवा समझौता के तहत लाओस तो आजाद हुआ। 1955 ईस्वी में लाओस में चुनाव हुआ और सुवर्ण फूमा के नेतृत्व में सरकार बना। प्यारे बच्चों, 1955 ईस्वी में समझिएगा, 1955 ईस्वी में सुवर्ण फूमा जो था वो सरकार ये शासक बना लाओस का। जब 1955 ईस्वी में चुनाव हुआ तो वहां का शासक कौन बना? सरकार किसका बना? तो 1955 ईस्वी में जब लाओस में चुनाव हुआ तो सुवर्ण फूमा के नेतृत्व में सरकार बना। लेकिन जब 1955 में सुवर्ण फूमा के नेतृत्व में सरकार बना तो सुवर्ण बोंग कहा कि ऐसे कैसे होगा, उस सरकार बना लिया, हम विद्रोह करेंगे, ठीक है ना। और जब ये भाई सरकार बनाया तो ये भाई विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। सुवर्ण फूमा के नेतृत्व में 1955 में सरकार बना और फिर तुरंत सुवर्ण बोंग क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसी तरीके से ये दोनों भाइयों में समझौता हुआ, ठीक है ना। किसी तरीके से ये दोनों भाइयों में समझौता हुआ और ये समझौता कब हुआ? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में ये दोनों भाई के बीच समझौता हुआ कि देख मेरे भाई ऐसे ना कर, ठीक है ना, समझौता कर ले, ठीक है ना, आओ तुम भी सरकार में शामिल हो जाओ, तुमको भी सरकार में शामिल कर लेते हैं, दोनों मिल करके सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसे ना करो, विद्रोह मत करो, ठीक है ना। तो सुवर्ण फूमा जब पहले सरकार बना, सुवर्ण फूमा का जब सरकार बना तो सुवर्ण बोंग क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह कर दिया तो सुवर्ण फूमा कहा कि आ जाओ भाई, दोनों मिल करके सरकार चलाएंगे, तुम काहे रूसल रहोगे, ठीक है ना, तुम रूसल रहोगे, मैं मनाता रहूंगा तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए अब दोनों मिल गया, अब दोनों मिल करके क्या किया? सरकार चलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब जब दोनों मिल करके सरकार चलाना शुरू कर दिया, जब दोनों भाई के बीच में समझौता हो गया, अमेरिका कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका कहा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मिल गया दोनों अपने में, ये तो भारी दिक्कत हो गया, कि जब तक दोनों लड़ल था तब तक तो ठीक था, दोनों में अपने में क्या हो गया? मिल गया। अमेरिका कहा कि अब इसे नहीं, षड्यंत्र करना पड़ेगा। अब षड्यंत्र करके फिर दोनों को क्या करते हैं? लड़ाते हैं, ठीक है ना। अब क्या किया कि अमेरिका कुछ कूटनीति चाल चला और ये दोनों को लड़ा दिया, और जब दोनों को लड़ा दिया तो भाई दोनों के दोनों सरकार से हट गया और अंत में 1960 ईस्वी में, समझिएगा 1960 ईस्वी में सरकार ये बना लिया भूमि नौसवान। सुवर्ण फूमा की जगह सरकार कौन बना लिया? भूमि नौसवान बना लिया। समझिएगा जरा ध्यान से, कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले सरकार बनाया सुवर्ण फूमा लाओस में, 1955 ईस्वी में चुनाव हुआ और सुवर्ण फूमा के नेतृत्व में सरकार बन गया। अब जब सुवर्ण फूमा के नेतृत्व में सरकार बन गया तो दूसरा का भाई कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो 1957 में सुवर्ण फूमा को, सुवर्ण बोंग को साथ में मिलाना पड़ा। तो अब ये दोनों मिल करके सरकार चलाने लग गया। जब दोनों मिल गया तो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, अमेरिका षड्यंत्र करने लग गया। अमेरिका षड्यंत्र करके दोनों को हटाया शासक से, और शासक किसको बना दिया? भूमि नौसवान। यानी कि अब लाओस में 1960 ईस्वी में भूमि नौसवान की शासन आ गई, ठीक है ना। लेकिन भूमि नौसवान का भी शासन लंबा नहीं चल पाया, बेचारा मुश्किल से मुश्किल कितना, 3 महीना, 3 महीना ही यह शासन कर पाया। कितना शासन कर पाया? सिर्फ 3 महीना, सिर्फ 3 महीना यह शासन कर पाया। और उसके बाद वहां तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट कहने का मतलब पुलिस, ये सैनिक का शासन आ गया। और उस समय कैप्टन कांगली बाबू वहां का क्या था? मेन सैनिक का हेड था। तो कैप्टन कांगली ने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि अब यहां क्या रहेगा? सैन्य सरकार बनेगा। किसने घोषणा किया? कैप्टन कांगली ने, ठीक है ना, ध्यान रखिए किसने घोषणा किया? तो कैप्टन कांगली, कैप्टन कांगली ने यह घोषणा कर दिया, कैप्टन कांगली ने यह घोषणा कर दिया कि अब क्या रहेगा? सैन्य सरकार आएगा। और कैप्टन कांगली ने, प्यारे बच्चों, सैन्य सरकार लेकर के आ गया। कैप्टन कांगली क्या लेकर के आ गया? सैन्य सरकार लेकर के आ गया। अब भाई तीनों के तीनों भाई एक जगह मिला, कहा कि हो गया अस्थिर है, हम तीनों लड़ते रह गए, फायदा उठा लिया कैप्टन कांगली। बताओ, तो ये तीनों भाई अब मिल गया, ठीक है ना। तीनों भाई मिला, कहा कि देख भाई, हमने तीनों आपस में लड़ते रहेंगे, भले सौतेला क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने में लड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत है। ये तो कैप्टन कांगली जो है भी अपना काम कर लिया ये, ठीक है ना। जब तीनों भाई विचार किया कि हाँ हम तीनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं ना, इस वजह से दिक्कत हो रहा है, तो तीनों भाई मिल गया। और तीनों भाई मिल करके
कैप्टन कांगली को हटा दिया। ठीक है ना, तीनों भाई मिल करके पूरा ताकत लगाया और कैप्टन कांगली फिर से हट गया वहां पर। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि जब कैप्टन कांगली हट गया, हटा तो दिया, ठीक है ना, कैप्टन कांगली हट भी गया, अब बारी था कि भाई हम, सुवर्ण पुमा कहा कि कैप्टन कांगली को हटाने में हमारा ज्यादा योगदान है। सुवर्ण बोंग कहा कि ना ना हम एकदम जान लगा दिए हैं। तब ये फूमी नौसवान कहा कि तब उन्हीं दोनों कुछ किया है, हम तो कुछ करवे नहीं किया, इससे बोल रहा है। अरे मरते मरते बचे हैं। ठीक है ना, तो अब ये कह रहा था कि हम शासक बनेंगे, ये कह रहा था कि हम बनेंगे, ये कह रहा था कि हम बनेंगे। अब हट तो गया कैप्टन कांगली, लेकिन यही तीनों आपस में लड़ गया, फिर लड़ गया। ठीक है ना, कैप्टन कांगली को हटाया और फिर तीनों आपस में लड़ गया। फिर तीनों भाई आपस में जब लड़ गया तो भाई डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सरकार बनाएगा। इस प्रकार से लाओस में हमेशा यही सुवर्ण फुमा और सुवर्ण बोंग और फूमी नौसवान आपस में लड़ते झगड़ते रहा। कभी इसका सरकार, कभी उसका सरकार, कभी फिर ये हटा तो वो बन गया, वो हटा तो वो बन गया। इस तरीके से लाओस में होता रहा और ये सब हुआ अमेरिकी षड्यंत्र के कारण। अमेरिकी षड्यंत्र के ही कारण प्यारे बच्चों घर में ही कल्ला होने लगा और इसी को गृह युद्ध तो कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन अंत में 1975 ईस्वी आया और 1975 ईस्वी आते आते हिंद चीन क्षेत्र क्या हो गया, आजाद हो गया। ठीक है ना, तब जाकर के शांति स्थापित हुई। तो लाओस में कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों उतार चढ़ाव होते रहा। ठीक है ना, लाओस में कुछ इस तरीके से क्या होते रहा, उतार चढ़ाव होते रहा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आया ना, मजा आ गया ना? क्या क्या बताया हम, समझिएगा। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ। सबसे पहले 1955 ईस्वी में जेनेवा समझौता के तहत क्या हुआ, एकदम सुनिएगा ध्यान से। जेनेवा समझौता के तहत जब जेनेवा समझौता हुआ तो 1955 ईस्वी में सुवर्ण फुमा का सरकार बना। जब सुवर्ण फुमा का सरकार बना तो सुवर्ण बोंग जो है, जो कि सौतेला भाई ही था, ये क्या कर दिया, विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, कहा कि नहीं अकेले अकेले सरकार चलाएगा, इसे नहीं होने देंगे। ठीक है ना, तो सुवर्ण पुमा जब सरकार बनाया तो सुवर्ण बोंग विद्रोह कर दिया। अंत में 1957 ईस्वी में दोनों के बीच समझौता हुआ, कहा कि आओ जाओ भाई दोनों मिलकर के सरकार चलाते हैं, तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आओ पेट का दर्द ठीक करते हैं। ये दोनों मिल गया, अब दोनों मिल करके सरकार चलाने लग गया। ये जब दोनों मिल गया तो अमेरिका कहा कि ले अब हो गया उल्टा, हम चाहते थे कि दोनों लड़ते रहे, तो दोनों आपस में मिल गया, तो दिक्कत हो गया। इसलिए अमेरिका षड्यंत्र करने लगा और अमेरिका षड्यंत्र करके ये दोनों को सरकार से हटा दिया और नया सरकार बन गया फूमी नौसवान का। अब जो अमेरिका था ना वो फूमी नौसवान को बहका रहा था। ठीक है ना, कि किसी तरीके से दोनों को हटाओ और हम मदद करते हैं, तुम बन जाओ। और फूमी नौसवान 1960 ईस्वी में आ भी गया ये सत्ता में। प्यारे बच्चों अब क्या हुआ, फूमी नौसवान जब सत्ता में आया तो मुश्किल से मुश्किल 90 दिन, हम 3 महीना की बात कर रहे हैं, मतलब 90 दिन, यानी कि 90 दिन भी सरकार नहीं चला पाया था कि वहां का जो कैप्टन था जिसका नाम था कांगली, अब कैप्टन कांगली ने ये तीनों को हटा दिया और हटा करके सैन्य सरकार लागू कर दिया। लाओस में क्या आ गया, सैन्य सरकार आ गया। अब तीनों भाई मिलकर के सोचा कि ले हो गया उल्टा, जो सोचते थे वैसे तो हुआ ही नहीं, और इसलिए तीनों भाई अब आपस में समझौता करके मिल गया और तीनों भाई मिल करके पूरी ताकत के साथ लड़ा और कैप्टन कांगली को हटा दिया। और जब कैप्टन कांगली सत्ता से हट गया तो अब बारी था नया सम्राट, नया राजा बनने का। प्यारे बच्चों ये तीनों फिर से अपने में लड़ गया। ये कहा कि हम बनेंगे, ये कहा हम बनेंगे, ये कहा हम बनेंगे, ये कहा कि हम जान लगा दिए, ये कहा कि हम जाने दे दिए, ये कहा कि अरे देह में खून कहाँ बचा है, सब तो सुखा दिए ये सबको हटाने में। तो इस तरीके से ये तीनों जो है आपस में ही लड़ते झगड़ते रह गया और फिर जाकर के अंत में प्यारे बच्चों अमेरिका के षड्यंत्र के कारण गृह युद्ध हुआ लाओस में। लेकिन अंत में 1975 ईस्वी में अमेरिकी सैनिक जब वापस गया तब जाकर के लाओस में शांति स्थापित हुई। तो कुछ इस तरीके से कहानी है लाओस की। समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बताइए, यहां तक सारे बच्चे को क्लियर है? यहां तक सारे बच्चे को क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। देखिए फिर दिखा, सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए हैं। 1954 में हुए जेनेवा समझौता के तहत लाओस को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और वहां संसदीय राजतंत्र कायम हुआ। लाओस की राजधानी ये लाओस की राजनीति 3 सौतेले राजकुमार सुवर्ण फुमा, सुवर्ण बोंग और फूमी नौसवान के इर्द गिर्द घूमती थी। 1955 में लाओस का चुनाव हुआ था और सुवर्ण फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी, परंतु सुवर्ण बोंग ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1957 में दोनों भाइयों में समझौता हो गया। 1957 में दोनों भाई में समझौता हुआ, किसमें? तो सुवर्ण फुमा में और सुवर्ण बोंग में, दोनों में समझौता हुआ और सुवर्ण बोंग भी सरकार में शामिल हो गया।
परंतु अमेरिका साम्यवादियों के सरकार में शामिल होने से नाराज हो गया। अमेरिका को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसलिए अमेरिका षड्यंत्र कर दिया और दोनों भाइयों को अलग करा दिया। ठीक है ना। अब 1960 में सुवर्ण फूमा की जगह फूमी नौसवान की सरकार बनी। अब क्या हुआ भाई, फूमी नौसवान का सरकार बना। अब फूमी नौसवान क्या हो गया, सत्ता में आ गया था। अब शासक कौन था, फूमी नौसवान, यानी कि जो 3rd नंबर वाला भाई था वो अब आ गया था सत्ता में। ठीक है ना। तो अब सत्ता में कौन आ गया था, फूमी नौसवान। लेकिन महज 90 दिन के बाद, यानी कि लगभग 3 महीने के बाद क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया और कैप्टन कांगली ने सैन्य सरकार स्थापित कर दिया। बताया ना भी, कैप्टन कांगली आ गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि तीनों भाइयों ने मिलकर के कैप्टन कांगली को हरा दिया, परंतु इसके बाद सत्ता पर अधिकार करने के लिए तीनों भाई फिर से आपस में लड़ने लगे। इस प्रकार से लाओस में सरकारें बनती रही और गिरती रही और अमेरिकी षड्यंत्र के कारण गृह युद्ध जो है वो जारी रहा। अमेरिका षड्यंत्र कर रहा था, गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू ही रह गया। ठीक है ना। और अंत में अप्रैल 1975 ईस्वी में जब अमेरिकी सैनिक हिंद चीन क्षेत्र से वापस लौट गए, तब जाकर के लाओस में शांति स्थापित हुई और लाओस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई जो आज भी कायम है। तो लाओस में किस तरीके से गृह युद्ध हुआ, ठीक है ना, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। लाओस में किस तरीके से गृह युद्ध हुआ ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। बताओ बाबू, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमें लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। तो लाओस में गृह युद्ध बता दिए। अब सेम टू सेम प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जरा कंबोडिया के बारे में, कि आखिर कंबोडिया में गृह युद्ध कैसे हुआ। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कंबोडिया के बारे में। तो आइए हम लोग कंबोडिया के बारे में जरा देख लेते हैं कि कंबोडिया में संकट कैसे आया, कंबोडियाई संकट। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कंबोडियाई संकट, कंबोडिया में संकट कैसे आया, इसको भी आप लोग स्टेप स्टेप समझ लीजिएगा। तीनों एक ही माँ के बेटे थे, एक ही माँ के बेटा को सौतेला बेटा कहते हैं, एक ही माँ का बेटा होता है उसको सगा बेटा कहते हैं। ठीक है ना। एक ही माँ का बेटा रहे उसको हम लोग कहते हैं सगा बेटा। ठीक है ना बाबू। सौतेला बेटा कहने का मतलब कि माँ अलग अलग, बाप तो एक ही रहेगा लेकिन माँ अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना। तो अलग अलग माँ के गर्भ से पैदा लेने वाला बच्चा जिसका बाप एक ही हो वो सौतेला बेटा कहलाता है। ठीक है ना। अरे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कंबोडियाई संकट का। कंबोडिया में भी कुछ इसी प्रकार का संकट था। 1954 ईस्वी में जब जेनेवा समझौता हुआ तो कंबोडिया भी स्वतंत्र हुआ। उधर प्यारे बच्चों लाओस भी हुआ था, इधर कंबोडिया भी हुआ और कंबोडिया में भी स्वतंत्रता कायम हुआ। कंबोडिया में भी ये संसदीय राजतंत्र कायम हुआ और कंबोडिया का जो राजा बनाया गया, शासक बनाया गया, वह नरोत्तम सिंघानुक को बनाया गया। कंबोडिया का शासक इनको बनाया गया, नरोत्तम सिंघानुक को। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो नरोत्तम सिंघानुक अब कंबोडिया के शासक बने, लेकिन नरोत्तम सिंघानुक ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। नरोत्तम सिंघानुक शासन बनने के बाद कौन सा नीति अपनाए, तो ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्षता की नीति। अब ये गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, तो प्यारे बच्चों गुट निरपेक्षता कहने का मतलब हुआ कि विभिन्न शक्ति गुटों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। तो नरोत्तम सिंघानुक जब राजा बने, जब शासक बने, तो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अमेरिका इस नीति को पसंद नहीं करता था। यानी कि नरोत्तम सिंघानुक अच्छा काम करने के लिए, सही न्याय करने के लिए, सबका साथ देने के लिए, सबका विकास करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। अमेरिका को लगा कि ये तो दिक्कत हो जाएगा। अमेरिका ना बड़ा मतलब शुरुआती में ना बड़ा चंट वाला काम किया है। ठीक है ना। बताइए क्या जरूरत था उनको ये सब चीज में उलझने का, भाई आजाद हो गया था तो बढ़िया से शासन चलाने देते, लेकिन ना उसको तो उंगली करना था। तो बाबू क्या हुआ कि अमेरिका को यह नीति पसंद नहीं आई। ठीक है ना। अमेरिका इस नीति को पसंद नहीं किया और थाईलैंड को उकसा करके कंबोडिया को बहुत परेशान करवाता था। अमेरिका अपने सामने से नहीं लड़ता था, कभी उसको उकसा दिया, कभी उसको उकसा दिया, कभी उसको उकसा दिया कि जाओ उससे लड़ जाओ, कभी उसको उकसा दिया कि जाओ उससे लड़ जाओ, इस तरीके से करता था। तो कंबोडिया के लिए किसको उकसा दिया, थाईलैंड को उकसा दिया। अब अमेरिका नीति से परेशान होकर के कंबोडिया ने अमेरिकी मदद लेना इनकार कर दिया। कंबोडिया को भी पता था कि अमेरिका सब परेशान करवा रहा है, तो इसलिए कंबोडिया कहा कि हमको अमेरिका का मदद अब नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। जब अमेरिका से मदद लेना बंद कर दिया कंबोडिया ने, तो अमेरिका को लगा कि तो हमारा भारी अपमान है, ये तो हमने बेइज्जती कर दिया। ठीक है ना। तो अमेरिका को बेइज्जती लगा और बेइज्जती लगा तो अमेरिका क्या किया, कंबोडिया की सीमा पर स्थित गांव पर हमला कर दिया। अमेरिका को लगा कि तुम्हारी बेइज्जती हो गया, तो अमेरिका क्या किया कि कंबोडिया पर हमला कर दिया। ठीक है ना। और इस पर कंबोडिया ने अमेरिका से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। जब हमला कर दिया तो युद्ध हो गया, युद्ध हो गया तो भाई कोई संबंध नहीं रहेगा, सारा संबंध टूट गया। ठीक है ना। तो अमेरिका से क्या हुआ, सारा संबंध
खत्म हो गया। 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया पर हवाई हमला किया। अब और ज्यादा हवाई हमला किया। कौन? अमेरिका, ठीक है ना। 1969 ईस्वी में हवाई हमला किया और हवाई जहाज से जहरीली दवा की बारिश कर दी। कंबोडिया को लगभग 40,000 एकड़ भूमि में लगी रबर की फसल को नष्ट कर दिया। अमेरिका क्या किया? हवाई हमला किया और हवाई हमला करके हवाई जहाज से जितना रबर का फसल लगा हुआ था सब पर केमिकल छिड़क दिया। अब जब केमिकल छिड़क दिया तो पूरा रबर का जो फसल था वो बर्बाद हो गया, ठीक है ना। पूरा रबर का फसल क्या हो गया? बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। और अमेरिका ने 1970 में नरोत्तम सिंघानू को हटा भी दिया और अपने समर्थक जनरल लोन नोल को सरकार बना दिया। अंत में युद्ध हुआ अमेरिका के साथ, अमेरिका जीता भी। अमेरिका जो है वो नरोत्तम सिंघानू को कुर्सी पर से हटा दिया कि भाई हटो, ठीक है ना, हटो वहां से, ठीक है। और नरोत्तम सिंघानू जो है वो क्या किया? कुर्सी से हट गया। अब नरोत्तम सिंघानू की जगह नया राजा कौन बन गया? जनरल लोन नोल। नाम जरा बढ़िया से बोलिएगा, जल्दी जल्दी में बोल नहीं पाइएगा। जनरल लोन लोल, भाई लोल बोला जाता है, लोल। आप लोग बोल करके देखिए, ट्राई करिए। काहेला ऐसा नाम रखता है, ये सब समझ में नहीं आता है? आओ कोई बढ़िया लोल फोल वाला नाम रख दिया, बताओ भाई, जिसको जल्दी जल्दी में बोल नहीं सकते, कुछ और बोला जाएगा। आप लोग बोल करके देखिए तो, जनरल लोन लोल, जनरल लोल लोल बोला जाता है। एक से मतलब 2-3 बार से मतलब 2 बार भी आप बढ़िया से नहीं बोल पाइएगा। जनरल लोन जनरल लोन नोल, जनरल लोन ये नोल, बताओ ये कैसे बुला रहा है, ठीक है ना। जनरल लोन नोल अब सरकार बन गया था। अब नया सरकार कौन बन गया था? नरोत्तम सिंघानू की जगह। नरोत्तम सिंघानू की जगह अब नया सरकार इल्लोल बन गया। लोल हम इसको कहते हैं, लोल, लोलवा, ठीक है ना। तो लोलवा जो है ना अब नया शासक बन गया था, ठीक है ना। तो अमेरिका के समर्थन से ये शासक बना लोल आदमी, ठीक है। इसके बाद नरोत्तम सिंघानू और जनरल लोलवा के बीच में, ठीक है ना, युद्ध शुरू हो गया। नरोत्तम सिंघानू भी शासन से हट गया था, सत्ता पर से इसको अमेरिका हटा दिया था, राजा बन गया था लोन, ठीक है ना। तो अब ये दोनों के बीच में युद्ध हो गया। कहा गया तू हमरा हटा दिया, छोड़ेंगे नहीं तोरा। दोनों के बीच में युद्ध हो गया और नरोत्तम सिंघानू को वियत मिन्ह और वियत कांग का समर्थन प्राप्त था। नरोत्तम सिंघानू को किसी दूसरे देश का समर्थन मिला, वियत मिन्ह और वियत कांग का, और जबकि जनरल लोल की मदद अमेरिका कर रहा था। लोलवा का मदद अमेरिका कर रहा था, ठीक है ना। ये लोल का मदद कौन कर रहा था? अमेरिका। और नरोत्तम सिंघानू का मदद वियत मिन्ह और वियत कांग कर रहा था, 2 देश। अप्रैल 1975 में अमेरिकी सेना के हिंद चीन क्षेत्र में वापसी के बाद नरोत्तम सिंघानू पुनः कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्ष बन गया। 1975 ईस्वी में बताएंगे एक घटना घटा है, माइली गांव की घटना। और उस माइली गांव की घटना के बाद अमेरिका वाला अपना सैनिक वापस बुला लिया था पूरे हिंद चीन से। तो 1975 में जब अमेरिकी सैनिक वापस लौट गया तो नरोत्तम सिंघानू फिर से कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्ष बन गए और जनरल लोल जो है वो अमेरिका भाग गया। अंत में क्या हुआ? लोलवा को अमेरिका भागना ही पड़ गया, ठीक है ना। और नरोत्तम सिंघानू ने 1978 में राजनीति से संन्यास ले लिया और 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। अभी 2012 में उनकी मृत्यु हुई है, 12-15 साल पहले। तो प्यारे बच्चों, 1978 में राजनीति से संन्यास लिया। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ देता है कि नरोत्तम सिंघानू ने राजनीति से संन्यास कब लिया। तो नरोत्तम सिंघानू ने राजनीति से संन्यास लिया 1978 ईस्वी में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से कंबोडिया का सत्ता भी लगभग हिलते डोलते रहा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। इस तरीके से प्यारे बच्चों कंबोडिया का भी सत्ता जो है ना वो हिलते रहा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? कंबोडिया का भी जो सत्ता है वो स्थायी नहीं रहा। कंबोडिया का सत्ता भी एक जगह पे नहीं टिका, कंबोडिया का सत्ता भी हिलते डोलते रहा, ठीक है ना। और अंत में जाकर के कंबोडिया भी स्वतंत्र हुआ 1975 ईस्वी में। तो लाओस के बारे में बता दिए, कंबोडिया के बारे में बता दिए। अब बारी आती है वियतनाम का। वियतनाम, जहां पर कि अमेरिका जैसा लतखोर देश वियतनाम को भी कम परेशान नहीं किया, बहुत परेशान किया। अब हम लोग देखेंगे कि वियतनाम को कैसे परेशान किया। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं वियतनामी गृह युद्ध, ठीक है ना। लाओस में गृह युद्ध पढ़ लिए, कंबोडिया में गृह युद्ध पढ़ लिए, और लाओस में भी और कंबोडिया में भी दोनों जगह पर गृह युद्ध किसके कारण हुआ? लाओस में भी और कंबोडिया में भी दोनों जगह गृह युद्ध किसके कारण हुआ? अमेरिका के कारण। दोनों जगह गृह युद्ध अमेरिका के कारण हुआ। अब वियतनाम पढ़ेंगे और वियतनाम में भी अमेरिका के कारण ही गृह युद्ध होगा। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि वियतनाम में कैसे हुआ अमेरिका के कारण गृह युद्ध, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वियतनामी गृह युद्ध के बारे में, जरा ध्यान से समझिएगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की जनता एकीकरण के पक्ष में थी। आपको तो इतना तो बता दिए थे कि वियतनाम जो है वो 2 भागों में टूट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। लेकिन वहां के वियतनाम की जनता चाहती थी ना कि एक हो जाए। वियतनाम की जनता चाहती थी कि अलग अलग ना हो, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम दोनों क्या हो जाए? एक हो जाए। और जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते थे। दोनों एक हो जाए और जल्द से जल्द चाहती थी कि चुनाव हो।
अमेरिका को डर था कि एकीकरण के बाद वियतनाम पूर्णतः साम्यवादी खेमे में चला जाएगा। अमेरिका को क्या डर था? अमेरिका को डर था कि एकीकरण के बाद वियतनाम जो है वो संपूर्ण रूप से साम्यवादी खेमा में चला जाएगा, और ऐसा वह किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी बना रहे तो ठीक है, साम्यवादी होगा तो वही गड़बड़ हो जाएगा। अमेरिका हमेशा से साम्यवादी का मतलब विरोधी रहा है, पूंजीवाद का समर्थक रहा है, और पूंजीवाद अमीरों के लिए होता है, साम्यवाद गरीबों के लिए होता है। ठीक है ना? आप लोग पढ़े होंगे ना कि साम्यवाद कार्ल मार्क्स लेकर के आया था, दूसरा चैप्टर में पढ़ाए थे। तो हमेशा से अमेरिका जो है ना वो साम्यवाद का विरोध करते आया है, और यहीं पर फिर साम्यवाद का विरोध कर रहा था। 1955 में अमेरिका ने बाओ दाई की जगह, जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जब अलग अलग हुआ था, तो उत्तरी वियतनाम का शासक बना था हो ची मिन्ह। याद करिए, उत्तरी वियतनाम का शासक कौन बना था? हो ची मिन्ह बना था। और दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन बना था? बाओ दाई बना था। लेकिन 1955 ईस्वी में बाओ दाई को हटा दिया अमेरिका ही बनाया था बाओ दाई को। अमेरिका क्या किया? हटा दिया। और अमेरिका हटा दिया बाओ दाई को, और हटा करके नया राजा बनाया। किसको नया राजा बनाया? न्यो दिन दियम। फिर से आ गया डिफिकल्ट नाम। ठीक है ना? नया राजा किसको बनाया? न्यो दिन दियम। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बाओ दाई की जगह अब नया राजा कौन बन गया था? न्यो दिन दियम बन गया था, जो कि एक तानाशाह था, जो मन में आता था सो करता था। ठीक है ना? और तानाशाही के कारण इसने चुनाव कराने से इनकार कर दिया। कहा कि अब चुनाव नहीं होगा, हम बन गए तब बन गए, अब हटे उठेंगे नहीं, हटे में बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना? ये जो बना न्यो दिन दियम, ठीक है ना, तो ये जब एक बार शासक बन गया तो कहा कि अब चुनाव वाला सिस्टम खत्म करो, अब हम बन गए हैं तो बन गए, मरले पर हटेंगे, बार बार हटे उठे में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है ना? ये अलग ही अपना लोलवा काम कर रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसने क्या किया? चुनाव कराने से इनकार कर दिया, और उत्तरी वियतनाम में वियत मिन्ह और दक्षिणी वियतनाम में वियत कांग जैसे राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया गया, और गृह युद्ध जारी रहा। हो गया यहां पर भी गृह युद्ध। समझ में आया? अब क्या हुआ कि भाई शासक अमेरिका का आदमी था, वियतनाम का शासक, दक्षिणी वियतनाम का शासक अमेरिका का आदमी था। अंत में 5 अगस्त 1964 ईस्वी को, समझिएगा, 5 अगस्त 1964 ईस्वी को अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। 5 अगस्त 1964 ईस्वी को अमेरिका को ना खुजली हो रहा था, मच्छर काट रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई उत्तरी वियतनाम को रहने दे। अमेरिका अंत में क्या करता है? 1964 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। बाबू वियतनाम में कौन सा वियतनाम? उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम तो इसका अपना आदमी था, इसका अपना वहां शासन चल रहा था। तो उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, और अमेरिका ने पूरा ताकत लगा दिया, खतरनाक हथियार, टैंक, बम बरसक विमान का प्रयोग किया, और साथ ही साथ रासायनिक हथियार का भी प्रयोग किया। रासायनिक हथियार में 2 हथियार का बड़ा चर्चा हुआ, जिसका नाम था नापाम बम और एजेंट ऑरेंज। ठीक है ना? तो नापाम बम और एजेंट ऑरेंज जैसे ये रासायनिक हथियार का प्रयोग करके अमेरिका जो है वो उत्तरी वियतनाम को एकदम बर्बाद ही करना चाहता था कि उत्तरी वियतनाम को एकदम नक्शे से खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना? तो ये जो 2 हथियार है बाबू, एजेंट ऑरेंज और नापाम बम, इसके बारे में परीक्षा में भी सवाल आता है कि एजेंट ऑरेंज और नापाम बम है क्या। ठीक है ना? परीक्षा में भी सवाल आता है, क्योंकि अमेरिका जो है अपना पूरा ताकत लगा दिया है उत्तरी वियतनाम को खत्म करने के लिए, और उत्तरी वियतनाम में शासन किसका है? हो ची मिन्ह का। ठीक है ना? तो उत्तरी वियतनाम को खत्म करने के लिए गोला बारूद, बम बरसक विमान सब भेज दिया है अमेरिका। ठीक है ना? बड़का बड़का बम गिराता है, उधर से एजेंट ऑरेंज और नापाम बम जैसा, उसके पास क्या है? रासायनिक हथियार भी है। ठीक है ना? जिसका प्रयोग वो उत्तरी वियतनाम के ऊपर कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल बनता है कि रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम बम क्या था? नापाम बम और एजेंट ऑरेंज है क्या? तो आप ध्यान रखिएगा, अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था। जब लड़ाई हो रहा था तो अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था, जैसे गोला बारूद, बम बरसक विमान, टैंक इत्यादि। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ का भी छिड़काव किया गया, जो अत्यंत घातक और पर्यावरण के लिए घातक था। अमेरिका क्या किया कि रासायनिक पदार्थ का छिड़काव हेलीकॉप्टर से कर दिया, ऊपर ही से एकदम समझिए कि एसिड गिरा दिया टाइप का। ठीक है ना? सबसे पहले नापाम बम एक प्रकार का अग्नि बम है। अमेरिका क्या किया? उत्तरी वियतनाम के ऊपर नापाम बम पटक दिया। अब नापाम बम जो है प्यारे बच्चों एक अग्नि बम है। ठीक है ना? और इसमें प्यारे बच्चों नापाम बम में ऑर्गेनिक कंपाउंड और गैसोलीन का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जो त्वचा से चिपक करके उसे जला देता है। जैसे आप लोग देखते हैं कभी पॉलिथीन अगर जलता है और पॉलिथीन गलती से स्किन पे टच हो गया जलते हुए, तो भाई एकदम सट जाता है, और जब कबड़ेगा तो मांस लेकर के कबड़ेगा, ऐसे नहीं कबड़ेगा। तो नापाम बम उसी प्रकार का एक हथियार था। उत्तरी वियतनाम के ऊपर नापाम बम गिरा दिया गया।
अग्नि बम था, सबके जाकर के शरीर में चिपक गया। अब शरीर से उखाड़ा, पूरा मांस ले उखाड़ गया, सब लोगों को, अधिकांश लोगों को जला दिया। ठीक है ना। तो अमेरिका जो है वो नापाम बम का प्रयोग किया। अब ये एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखा जाने वाला एक जहर है। ठीक है ना। एजेंट ऑरेंज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑरेंज ड्रम में रखा जाता था। ठीक है ना। ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रम में रखा जाता था, एक जहर था। ऐसा जहर था कि भाई अगर ऊपर से छिड़काव कर दिया जाए तो सारा पेड़ पौधा सूख जाएगा, सारा के सारा फसल सूख जाएगा। तो अमेरिका सोचा कि लो पूरा फसल ही बर्बाद कर देते हैं, इसलिए ये जो एजेंट ऑरेंज है उसका छिड़काव कर दिया। तो फसल भी सूख गया, पेड़ पौधा भी सूख गया। ठीक है ना। पेड़ पौधे तक सूख गए, फसल सूख गया, और मनुष्यों में जन्मजात विकलांगता की समस्या उत्पन्न हो गई। इस बम के उपयोग से, एजेंट ऑरेंज नामक जो रासायनिक बम का उपयोग किया गया, इसके उपयोग से क्या हुआ? जो बच्चा जन्म ले रहा था ना, वो विकलांग जन्म ले रहा था। जैसे आप लोग जापान के बारे में सुने होंगे कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तो आज भी वहां का जो बच्चा जन्म लेता है वो अधिकांश विकलांग होता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी, उत्तरी वियतनाम में भी एजेंट ऑरेंज तो जो था ना प्यारे बच्चों, इसका छिड़काव किया गया, पेड़ पौधे सूख गए, फसल सूख गया, और बच्चे सब विकलांग पैदा होने लगे। एक ऐसा जहर था जिससे कि पेड़ पौधों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेती और आबादी वाले हिस्सों पर जम करके किया। यह काफी जहरीला था। कहा जाता है कि 1967 ईस्वी तक अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के ऊपर इतना बम गिराया जितने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड पर भी नहीं गिराया था। सोचो, द्वितीय विश्व युद्ध में उतना बम नहीं चलाया था जर्मनी जितना बम अमेरिका चला दिया उत्तरी वियतनाम के ऊपर। क्या समझ सकते हैं ना। अमेरिका अपना पूरा ताकत लगा दिया था। ऐसा माना जाता है कि 1.1 करोड़ गैलन का छिड़काव किया गया था। ये जो एजेंट ऑरेंज और नापाम बम है ना, ये थोड़ा मोड़ा नहीं छिड़का था, 1.1 करोड़ गैलन का छिड़काव किया था, जिससे फसल के साथ साथ जंगल भी जल करके राख हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका एक गृह युद्ध में लगभग 2 से 2.5 अरब डॉलर खर्च किया था। सोच, उस समय की बात है, कितना 70-80 साल हो गया, और उस समय प्यारे बच्चों 2 से 2.5 अरब डॉलर, समझ रहे हैं ना, 2 से 2.5 अरब डॉलर खर्च किया। समझ सकते हैं कितना खर्च किया था। और इसमें डाइऑक्सीजन पदार्थ का प्रयोग किया गया था जो शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न करता है। इसके प्रभाव के कारण कई वर्षों तक वियतनाम में जन्म लेने वाला बच्चा विकलांग पैदा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है वह किस तरीके से प्यारे बच्चों पूरा दम लगा दिया था। ठीक है ना। अमेरिका किस तरीके से पूरा दम लगा दिया था, ये आप सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देखा कि भाई चाहे लाओस हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे वियतनाम हो, अमेरिका सबको परेशान किया है। ठीक है ना। अमेरिका, हम लोग सोचते हैं कि खाली अंग्रेज लोग परेशान करता है सबको, अमेरिका वाला कम परेशान किया है जी। बताओ, ऐसा ऐसा बम मारा है कि बेचारा का सबका त्वचा जल गया वियतनाम में, सबको कैंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अमेरिका जो है वो सब लोगों को परेशान करने का काम किया, जो भी साम्यवादी का रास्ता अपनाया, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी का समर्थक था। ठीक है ना। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आइए अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। समझिएगा, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। वियतनाम में युवा वर्ग के लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए और फ्रांसीसियों के अत्याचार से बचने के लिए जापान और चीन के इलाकों में जाकर के शरण लेते थे। चूंकि उत्तरी वियतनाम पर लगातार बम गिराया जा रहा था, अमेरिका के द्वारा लगातार बम गिराया जा रहा था, तो इसलिए चाहे अमेरिका हो जाए, चाहे कंबोडिया हो जाए, ठीक है ना, चाहे लाओस हो जाए, सबको तो परेशान करवे किया है। तो अमेरिका के ऊपर लगातार जो बम गिर रहा था, इसके वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और इसलिए वे कहां जाकर के, जापान में और चीन के इलाकों में जाकर के शरण ले रहे थे, छिप रहे थे, और वहीं से शिक्षा ग्रहण करके क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। और चूंकि चीन और जापान दोनों ही वियतनाम के पूर्व में था, चीन और जापान दोनों कहां है, तो वियतनाम के पूर्व साइड में है, और लोगों ने चीन और जापान जाने के लिए एक आंदोलन जैसा माहौल खड़ा कर दिया था। यानी कि जब अमेरिका का बम गिरने लगा तो लोग कहा कि भागो रे भागो, एकदम भागो, सब किधर भागो, तो इधर जापान की ओर भागो, चाइना की ओर भागो, वहीं जाकर के छिप जाओ, वहीं जाकर के जान बच सकता है। और सब लोगों ने एकदम आंदोलन की तरह वहां पर जाना शुरू कर दिया, और बस इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व की ओर चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग जानते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? इसी को कहते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, अमेरिका लगातार क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। ठीक है ना। इसी को कहते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन। अच्छा, अभी तो हम आपको बस इतना ही बताए हैं, और भी अमेरिका बहुत घटिया घटिया काम किया है। हो ची मिन्ह जो उत्तरी वियतनाम का शासक था, वो प्यारे बच्चों एक रास्ता बनाया था, और उस रास्ता का नाम था हो ची मिन्ह मार्ग।
और वियतनाम के जो सिपाही थे वो इसी मार्ग का उपयोग करते थे। सिपाहियों के लिए इसी मार्ग से हथियार भी जाता था, सिपाहियों के लिए इसी मार्ग से भोजन भी जाता था। अमेरिका क्या करता था ना कि बार बार इस रास्ते को उड़ा देता था बम से। ठीक है, अमेरिका क्या करता था कि रास्ते को ही बार बार बम से उड़ा देता था। तो प्यारे बच्चों, हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज हम आप लोगों को क्या पढ़ा दिए? सबसे पहले पढ़ा दिए लाओस में गृह युद्ध, फिर कंबोडिया में गृह युद्ध, फिर वियतनाम का युद्ध, वियतनाम में गृह युद्ध। तो आज लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों का गृह युद्ध समझा दिए। अगली क्लास में बताएंगे हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में, जिसे अमेरिका बार बार बम से उड़ाता रहा और हो ची मिन्ह और वियतनाम के लोग बार बार राताराती सब सड़क बना देते थे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सर ऑस्ट्रिया भी वैसे ही था। हाँ, शुरुआत में तो भाई ऑस्ट्रिया भी उसने था, अमेरिका भी उसने कर रहा था। ठीक है ना, लतखोराई वाला काम करना था बस, और कोई तो काम था नहीं। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों इस तरीके से काम हो रहा था। हो ची मिन्ह जो है लगातार बेचारा संघर्ष कर रहा था, लेकिन अमेरिका भी पूरा अपना दम लगाए हुए था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के बात यहीं तक आया है कि हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में अब हम लोगों को अगली क्लास में समझना है। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल सुबह में हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, कल शाम में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर करा देंगे। तो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, और अब शाम में आप लोग अच्छे तरीके से आज बायोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। तो शाम में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।